स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं। इससे पीछे वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें और बहुत ही जल्द आप लोगों को पूरा जो बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं आपको एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाते हैं वो आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो EPS BST है उसका पूरा कंप्लीट कर दिया है पूरा कोर्स, और अकाउंट्स के भी बहुत सारा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए आज हम लोग को चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग बने रहिएगा अंत तक। देखिए चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में जो कि पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता मतलब कस्टमर, याद रखिएगा। उपभोक्ता किसको कहेंगे? कस्टमर, जैसे हम लोग आप लोग। ठीक है, क्या है? उपभोक्ता है मतलब हम लोग कस्टमर हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, खपत करने वाले हैं। हम लोग कोई भी चीज़ को क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। तो किसी भी वस्तु को उपभोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं। ठीक, फिलहाल इतना समझिए। उपभोक्ता मतलब कस्टमर, संतुलन मतलब बैलेंस में रहना। ठीक, आगे देखिए इसमें सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि उपभोक्ता क्या होता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि उपभोक्ता क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे कि उपभोक्ता संतुलन क्या है। ठीक, चलिए तो ये उपभोक्ता कौन है, क्या है, किसे कहते हैं, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए इसका आंसर समझते हैं। अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है। इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में अगर बोले तो जो उपभोक्ता होता है, जो कस्टमर होता है, एक आर्थिक एजेंट होता है जो उपभोग की क्रिया द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो उपभोग की क्रियाओं द्वारा अपनी आवश्यकता, अपना जो ज़रूरत है उसको क्या करता है? पूरा करता है। उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, परिवार या संस्था को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता के अंतर्गत, कस्टमर के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे संस्था को या किसी ऐसे परिवार को शामिल किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंतिम रूप से किसी न किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता इकोनॉमिक्स का भाषा में उपभोक्ता को एक आर्थिक एजेंट कहा जाता है। लिखिएगा कैसे? इकोनॉमिक्स का भाषा में यानी कि अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोक्ता को आर्थिक एजेंट कहा जाता है जो उपभोग की क्रियाओं द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक, उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार या ऐसे संस्था को शामिल किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंतिम रूप से वह क्या करता है? किसी न किसी वस्तु पर या किसी न किसी सेवा पर डिपेंड रहता है या फिर प्रयोग करता है। इसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। उपभोक्ता संतुलन क्या है? आइए अब जो हमारे चैप्टर है उपभोक्ता संतुलन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो असीमित आवश्यकताओं और सीमांत साधनों के होने पर, असीमित आवश्यकता मतलब मनुष्य का आवश्यकता का लिमिट नहीं है, बहुत सारा आवश्यकता है। तो असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? तो असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधनों के होने पर, हमारी आवश्यकता अनेक है लेकिन हमें उन्हें पूरा करने के लिए रुपया पैसा क्या है? धन क्या? सीमित है। ठीक है, एक उपभोक्ता का उद्देश्य, ऐसी स्थिति में एक कस्टमर का उद्देश्य क्या होता है कि अपने व्यय से, अपने खर्च से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करे। ठीक है, और जब वह अधिक संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, जब वह कम से कम खर्च में अधिक से अधिक अपना संतुष्टि पूरा कर लेता है, तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। उपभोक्ता संतुलन स्थिति में कब होगा? जब वह कम से कम खर्चा करके अपना संतुष्टि प्राप्त कर ले। इसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता संतुलन कहेंगे। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की, हमको लगता है डबल लिख दिए हैं, नहीं ठीक है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह
अपने व्यय के वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। ठीक है, एक उपभोक्ता, एक कस्टमर उस समय संतुलन की स्थिति में रहता है जब वह अपना खर्च करने का वर्तमान जो ढंग है उसमें कोई परिवर्तन ना करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यानी कि एक तरह से हम लोग शॉर्टकट में ये कह सकते हैं, उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, तो कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना उपभोक्ता संतुलन कहलाएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार क्या है। उपभोक्ता व्यवहार क्या है। ठीक, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उपभोक्ता व्यवहार से आशय उस प्रक्रिया से है, उपभोक्ता व्यवहार से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुएं और सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करें। उपभोक्ता व्यवहार क्या है। उपभोक्ता व्यवहार से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि अपनी सीमित आय से, मतलब हमारे पास जो सीमित इनकम है उस सीमित इनकम से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को किस प्रकार व्यय करें। उपभोक्ता व्यवहार क्या है, तो हमारे पास जो सीमित साधन है जी, सीमित व्यय है, सीमित रुपया है और हम चाहते हैं कि उस सीमित रुपया से हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पर किस प्रकार खर्च करें ताकि उसे अधिकतम उपयोगिता अथवा संतुष्ट प्राप्त हो। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता व्यवहार कहेंगे। ठीक, चलिए यानी कि हमारे पास जो साधन है, जो धन है, ठीक है, उस धन में हम अधिक से अधिक किस प्रकार वस्तु वगैरह खरीदें। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उपभोक्ता व्यवहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको सारा VVI है। ठीक, चलिए उपयोगिता क्या है, तो प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई ऐसी विशेषता अवश्य है जिसके कारण उपभोक्ता उनको मांग करता है। देखिए दुनिया का जितनी भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ ऐसा खासियत तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता जरूर होता है जिसके कारण उपभोक्ता क्या करता है, उसका मांग करता है। इसे क्या कहेंगे, उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा और एक दो लाइन है, ठीक, आगे समझते हैं। देखिए वस्तु में किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता या शक्ति होती है उसे ही वस्तु की उपयोगिता कहेंगे। वस्तु की उपयोगिता कैसे कहेंगे, तो जितने भी वस्तु है सब शरीर कुछ ना कुछ उसमें खासियत होता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है और किसी वस्तु में वह गुण, ठीक है, जो उपभोक्ता के आवश्यकता को पूरा कर देता है, किसी वस्तु में वह गुण, वह क्षमता जो किसी कस्टमर का आवश्यकता को पूरा कर देता है, इसे क्या कहेंगे, वस्तु की उपयोगिता कहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उपयोगिता मापनीय है। क्या उपयोगिता मापनीय है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या उपयोगिता मापनीय है। आइए इसका आंसर समझते हैं। देखिए प्रोफेसर मार्शल एक मतलब बहुत बड़ा क्या था, एक तरह से समझ लो विद्वान था अर्थशास्त्री के। तो प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय बताते हुए गणनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता को मापनीय बताते हुए क्या किया, गणनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस दृष्टिकोण से यानी कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, ठीक है, कि इस दृष्टिकोण के अनुसार यानी प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि जो उपयोगिता है ना उसको हम लोग मुद्रा के थ्रू माप सकते हैं। वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत ही उपयोगिता की गणना का आधार होता है। किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत ही उपयोगिता का गणना का क्या है, आधार है। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा इसको और अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उपयोगिता। देखिए उपयोगिता के प्रकार बताएं। उपयोगिता कितने प्रकार है, तो याद रखिएगा उपयोगिता का दो ही प्रकार है। पहला सीमांत उपयोगिता, दूसरा कुल उपयोगिता। तो उपयोगिता के कितने प्रकार, दो प्रकार, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ठीक, चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि ये सीमांत उपयोगिता क्या होता है। देखिए सीमांत उपयोगिता वाला बात जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है यहाँ से, तो आप लोग जो है ना अच्छी तरह से इसका तैयारी कीजिए। चलिए
देखिए सीमांत उपयोगिता क्या है, तो सीमांत शब्द का अर्थ एक अतिरिक्त, सीमांत शब्द का मतलब ये हुआ एक अतिरिक्त, मतलब और एक है। ठीक, चलिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, सीमांत उपयोगिता किससे कहते हैं। सीमांत शब्द का अर्थ क्या होता है, एक अतिरिक्त, मतलब एक और एक्स्ट्रा। ठीक, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, एक अतिरिक्त वस्तु के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में मतलब इसी का आंसर आप चाहे तो अगर ये आपको हार्ड लगा हो तो दूसरे शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से क्या होता है कि जो वृद्धि होता है उसे क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया था ये सब, हाँ कहाँ चलिए, चलिए सीमांत उपयोगिता हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि जो सीमांत उपयोगिता कितने प्रकार के होते हैं। तो सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार के होते हैं। सीमांत उपयोगिता कितने प्रकार के होते हैं, तो सीमांत उपयोगिता मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरा शून्य सीमांत उपयोगिता, तीसरा ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। याद रखिएगा सीमांत उपयोगिता कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, एक धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ठीक है, यानी कि 0 होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। सीमांत उपयोगिता का ग्राफ होता है ना, ग्राफ होता है। ठीक है, या तो वो शून्य रहेगा या तो फिर पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुल उपयोगिता क्या है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको बताऊंगा, आप इसका जब नोट्स बनाइएगा तो VVI लिख करके ही उतारिएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो सीमांत उपयोगिता होता है, सीमांत उपयोगिता क्या है, सॉरी सीमांत उपयोगिता तो हमने कर लिया ना। कुल उपयोगिता क्या है, तो उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपयोगिता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है, उपभोग की सभी इकाइयों के, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को यानी कस्टमर को जो उपयोगिता प्राप्त होता है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में। ठीक है, अगर ये नहीं लिखना तो आप चाहे तो इस तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं, या हो सके तो पूरा लिख देना। उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के कुल जोड़ का कुल उपयोगिता कहलाता है। और एक बार, उपभोग की विभिन्न इकाइयों से, उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के कुल जोड़ को, कुल जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। अब इसका साइन याद रखिएगा, कुल उपयोगिता क्या क्या है, फॉर्मूला क्या है, TU = सिग्मा MU, TU = सिग्मा MU। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, T = तो यानी कि कुल उपयोगिता का जो फॉर्मूला होता है T = सिग्मा MU, इसको पढ़ेंगे सिग्मा, ये MU। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध बताएं। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता हमने पढ़ा, तो इसके बीच संबंध क्या है। ठीक है, संबंध क्या है, मतलब कहने का मतलब एक तरह से कि अंतर क्या है। ठीक है, चलिए आंसर है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच निम्न संबंध है। पहला, जब सीमांत उपयोगिता
धनात्मक रहती है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता एकदम जीरो पर आ जाता है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक, पहला नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध कैसे बताएंगे। तो पहला हो गया कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है, मतलब धनात्मक होने से बढ़ेगा और शून्य होने से क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो धनात्मक कुल उपयोगिता क्या होता है, धनात्मक होता है। तीसरा पॉइंट है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, ठीक है, तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती है। तो कैसे याद रखेंगे, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध कैसे बताएंगे। तो याद रखिएगा, देखिए अब शॉर्टकट में याद रखना, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच अंतर क्या होगा। तो पहला कंडीशन हमने आपको क्या बताया कि सीमांत उपयोगिता अगर धनात्मक होगा तो कुल उपयोगिता क्या होगा, बढ़ेगा, धनात्मक होने से बढ़ेगा। अब उसका उल्टा यहाँ देख लीजिए, जब सीमांत उपयोगिता क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो कुल उपयोगिता क्या होगा, घटेगा। यानी कि धनात्मक होगा तो बढ़ेगा, ऋणात्मक होगा तो घटेगा। अब जब जीरो पर होगा तो क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक, ऐसे याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का प्रथम नियम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड का एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग एकदम VVI बिल्कुल लगा दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन का प्रथम नियम क्या है, आंसर है ए। देखिए इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन का प्रथम नियम क्या है, इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से घुमा करके पूछ सकता है। क्या कहेगा, ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता क्या है। ये क्वेश्चन का नियम क्या है, ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, यानी कि कई बार क्या पूछा एग्जाम में, सीधे सीधे पूछ दिया कि क्वेश्चन का प्रथम नियम बताओ। ठीक है, कई बार क्या पूछा कि ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता क्या है। ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन घुमा घुमा करके पूछ देता है। ठीक, चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन का प्रथम नियम क्या है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की इकाई का लगातार उपभोग किया जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार, सीमांत उपयोगिता किसके अनुसार, ह्रास नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की इकाई का लगातार उपभोग किया जाता है, किसी वस्तु पर लगातार ह्रास लगाया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता घटती है। जाहिर सी बात है, किसी संपत्ति पर ह्रास लगाएंगे तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वह ऋणात्मक होगा। इस नियम का यानी यह नियम सर्वप्रथम, यानी कि इस नियम का उल्लेख जो है ना सर्वप्रथम आइंस्टीन, इस नियम का प्रयोग सर्वप्रथम आइंस्टीन अर्थशास्त्री HS गोसेन ने किया था। इस नियम का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, एक अर्थशास्त्री HS गोसेन ने किया था। अतः इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। ठीक है, गोसेन का प्रथम नियम क्या कहा जाता है, अगर किसी संपत्ति पर, ठीक है, गोसेन का प्रथम नियम क्या है, अगर किसी हम क्या करते हैं कि कोई भी संपत्ति पर अगर लगातार अगर डेप्रिसिएशन वगैरह लगाते हैं, ह्रास लगाते हैं, तो क्या होगा कि जो सीमांत उपयोगिता होगा ना वो घटेगा। इसे क्या कहेंगे, क्वेश्चन का प्रथम नियम कहेंगे। ठीक, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको VVI लगा दीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटती उपयोगिता नियम लागू होने की कौन कौन सी सीमांत शर्तें हैं। घटती सीमांत उपयोगिता, तो यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ सीमांत ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो घटती सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने के कौन कौन से शर्तें हैं। घटती सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने के कौन कौन सी शर्तें हैं। ठीक, आइए इसका आंसर समझते हैं। तो घटती सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने के निम्न शर्तें। पहला शर्त, वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। घटती सीमांत उपयोगिता नियम कब लागू होगा, जब भी हम लोग कोई संपत्ति है उसका लगातार प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, संपत्ति का दाम घटेगा। ठीक है, तो दूसरा है, वस्तु की इकाइयाँ आकार और बनावट में एक समान होना चाहिए। वस्तु का आकार
इकाई और बनावट जो है ना एक तरह से होना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। उपभोक्ता का यानी कस्टमर का आदत, रुचि, फैशन, इस सब में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। चौथा है उपभोक्ता के फैशन, रुचि और स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, घटती सीमांत उपयोगिता नियम कब लागू होगा? घटती सीमांत उपयोगिता नियम कब लागू होगा? जब उपभोग नियंत्रण में होता हो। इसके अलावा वस्तु की इकाई का आकार, बनावट में समान होना चाहिए। ठीक है। आय में किसी व्यक्ति का जो आय है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता का, कस्टमर का आदत, रुचि, फैशन में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है? श्रम। क्या दिया है यहाँ? श्रम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? क्या बोल रहा है? श्रम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? चलिए ठीक है। तो गोसेन का जो दूसरा नियम है वह श्रम सीमांत उपयोगिता का नियम है। क्वेश्चन है कि श्रम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है? तो गोसेन का दूसरा नियम को क्या कहेंगे? श्रम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है श्रम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, या इसी को दूसरे तरह से आपको घुमा करके पूछेगा गोसेन का जो दूसरी वाली नियम है वो बताएं। ठीक। चलिए आइए समझते हैं गोसेन का दूसरा नियम क्या है। तो इसमें एक उपभोक्ता अपने सीमित आय को उपभोग के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार व्यय करता है। एक उपभोक्ता अपने पास जो सीमित आय है उस आय को उपभोग के क्षेत्र में इस प्रकार व्यय करता है, इस प्रकार खर्च करता है ताकि खर्च की गई रुपये की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता आय से बढ़कर हो जाए। इस नियम को गोसेन का दूसरा नियम कहेंगे। ठीक है। गोसेन का दूसरा नियम किसे कहेंगे? तो एक उपभोक्ता अपने सीमित आय को उपभोग के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार व्यय करता है। एक उपभोक्ता अपने पास जो सीमित आय है, अपने पास जो इनकम है, उपभोग के क्षेत्र में इस प्रकार खर्च करता है ताकि खर्च की गई रुपये अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता आय के बराबर हो जाए। ठीक है। सीमांत उपयोगिता किसके बराबर हो जाए? इनकम के बराबर हो जाए। तो इस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहेंगे और अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। हाँ बस ख़त्म होने वाला है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए उदासीनता वक्र क्या है? देखिए इसको आप लोग VVI लगा दीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार आता है सब क्वेश्चन। ठीक है। मैं जो VVI लगा रहा हूँ इससे क्वेश्चन आउट नहीं आएगा। तो उदासीनता वक्र क्या है? तो आंसर है उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोगों की अनुसूची है। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोगों के मतलब एक साथ जोड़ करके एक सूची है, अनुसूची है। तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोगों की एक अनुसूची है जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि उपभोक्ता उन संयोगों की प्राप्ति उदासीन है। ठीक है। उदासीन रहे। उपभोक्ता उन संयोगों की प्राप्ति उदासीन रहे और किसी एक दूसरे की तुलना में व्यर्थ नहीं दे। ठीक है। भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बनाने वाले विभिन्न उदासीनता वक्रों के समूह उदासीनता मानचित्र कहते हैं। ठीक है। एक काम कीजिए आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बुक से मिला लीजिएगा थोड़ा। ठीक है। यहाँ स्पष्ट नहीं है, बुक से थोड़ा आप लोग मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन को खास करके। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्योंकि वो मिटा हुआ है। ठीक। चलिए देखिए उदासीनता वक्र की विशेषता बताएं।
जो उदासीनता वक्र होता है उसका विशेषता बताएं। आंसर है उदासीनता वक्र की विशेषताएं निम्न है। पहला, यह वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि जो उदासीनता वक्र होता है वो किस ओर की रहता है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। जो उदासीनता वक्र है वो देखो, यह वक्र क्या होता है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। उदासीनता वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। इस तरह से मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है, और एक सेकेंड, ये इस तरह से ग्राफ है। उदासीनता वक्र क्या होता है, ये बाएं से दाएं इस तरह से क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। इधर बायां साइड हुआ, इधर दायां साइड हुआ, तो बायां से दायां नीचे की ओर क्या होता है, गिरते जाता है, ठीक। तो उदासीनता वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं लेकिन नीचे की ओर गिरता है। तो इसका दूसरा पॉइंट है कि इसका ढाल ऋणात्मक होता है। देखिए इस तरह से रहेगा तो ऋणात्मक होता ही ना, ये बायां है, बायां से दायां क्या हुआ, नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। तो नीचे की ओर गिरता है ना, तो ऋणात्मक होना ही है, ठीक है। तो उदासीनता वक्र क्या होता है कि बाएं से दाएं की ओर आएगा। उदासीनता वक्र क्या होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर आएगा। देखिए इस तरह से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। दूसरा, इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होगा ही क्योंकि वो नीचे हो जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। ऋणात्मक हो, ऊपर अगर जाता तो क्या होता, धनात्मक होता। तो फिलहाल ये नीचे जा रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है ना, इसलिए ये ऋणात्मक है। चलिए तीसरा है, एक ही उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है। एक ही उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। एक उपभोक्ता के, एक कस्टमर के दो उदासीनता वक्र आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है चौथा नंबर, उदासीनता वक्र किसी देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप लोग ध्यान से उतारिएगा। उदासीनता वक्र कभी भी किसी बिंदु या अक्ष, कभी भी बिंदु नहीं, देखिए उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पष्ट नहीं करता है। उदासीनता वक्र कभी भी किसी भी अक्ष को क्या करेगा, स्पष्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये उदासीन है, ठीक है। तो उदासीनता वक्र कभी भी किसी भी अक्ष को क्या करता है, स्पष्ट नहीं करता है, ठीक। चलिए अगला है, पांचवा नंबर है, उदासीनता वक्र, एक सेकेंड, हाँ देखिए पांचवा है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर, देखिए यह मूल्य नहीं होगा, मूल होगा, मूल और मूल। तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नततर होता है। उन्नततर यानी कि आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर अग्रसर होता है, मतलब जाती है, ठीक। चलिए छठा है, उदासीनता वक्र जो है मोलाकार भी हो सकता है, ठीक है। मोलाकार तो गलत होगा, हमको लगता है गोलाकार होगा, ठीक है। उदासीनता वक्र क्या होता है, गोलाकार भी हो सकता है, ठीक। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन है बजट रेखा या कीमत रेखा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक। चलिए तो बजट रेखा या कीमत रेखा क्या होता है, तो आंसर है बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है, बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को प्रदर्शित करती है। बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को, ऐसे सभी जोड़ों को प्रदर्शित करता है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय और वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है, ठीक है। वस्तु या आय यानी कि जो इनकम है उससे उस वस्तु को खरीद सकता है। बजट रेखा या कीमत रेखा को बजट रेखा कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जो रेखा होता है इसको बजट रेखा या कीमत रेखा भी कहते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका बजट रेखा या कीमत रेखा क्या होता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि मेरे पास जितना भी साधन है, जितना भी रुपया पैसा है, ठीक है, उसी के अंतर्गत हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के जो हमारे पास साधन है, ठीक है, जो धन है, उस धन से हम अधिक से अधिक आवश्यकता को पूरा करें, इसके लिए जो बजट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, हम बजट रेखा कहेंगे, ठीक।
चलिए, तो इस तरह से हम लोग का जो चैप्टर नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट चैनल में नए आए हैं, नए जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।